साथियों, हमारे अतीत का 8वीं क्लास का ये लास्ट चैप्टर है स्वतंत्रता के बाद। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो नई किताबें आई एनसीईआरटी की, खासकर पुराने पे ही 2005 वाले पैटर्न पे ही तो सिलेबस में से ये चैप्टर हटा दिया गया, लेकिन सीटेट के सिलेबस में ये चैप्टर लिखा हुआ है और बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन बड़ा है। इसे समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आते रहे हैं और आ भी सकते हैं। इसके जो मेन टॉपिक हैं मैंने यहाँ लिखे हैं, आप देख सकते हैं पुस्तक में भी। किताब का होना अनिवार्य है क्योंकि सीटेट में बता ही चुका हूँ कि लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। सीटेट के एग्ज़ाम को देने का कोई शॉर्टकट एग्ज़ाम मतलब तरीका नहीं है। पास होना है तो आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना ही पड़ेगा। एक नया और अखंडित राष्ट्र, नए संविधान की रचना। जब भारत आज़ाद हुआ स्वतंत्रता के बाद क्या स्थितियां थीं, उसको इसमें दर्शाया गया है। आप कल्पना भी कर सकते हैं, बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, आज भी चर्चा होती है, राजनीतिक रूप से भी होती है, घर में भी होती है, कक्षा में भी होती है। राज्यों का गठन, विकास की योजनाएं बनाना, ये सारे विषय ही अहम हैं। विदेश नीति, एक स्वतंत्र विदेश नीति, राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद की क्या स्थिति है और हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में क्या हुआ, ये लास्ट में एक केस स्टडी के रूप में इस चैप्टर में दे रखा है। तो हम शुरू करेंगे एक नया और अखंडित राष्ट्र से। इसमें एक तस्वीर दी गई है बुक में और उस तस्वीर के नीचे कुछ लाइनें लिखी हैं। सीटेट में पहले सीधे क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है और मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जिनके पास बुक है देख लें। काफ़ी भीड़ इकट्ठा है और ये जगह है इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन, फरवरी 1948। फरवरी 1948 में ये वो जगह है इलाहाबाद की जहां महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की जानी हैं। नीचे कुछ लाइनें भी लिखी हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। आने को तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और आ भी चुका है ये इलाहाबाद में अस्थियों का विसर्जन वाला क्वेश्चंस। और एक ये नाथूराम गोडसे, डेट 30 जनवरी 1948, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में आकाशवाणी से जवाहरलाल नेहरू जी का ये जो वक्तव्य है, भाषण, कि दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ये स्टेटमेंट किन्होंने कही, ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे आ सकता है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। वाकई में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थीं अगर आज के समय से तुलना की जाए। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। पाकिस्तान से यहाँ शरणार्थी आए, यहाँ से लोग जा भी रहे थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या, शरणार्थियों की एक समस्या, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी, ये दोहरी समस्या थी। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ, दूसरी जो बांग्लादेश 1971 में बना उसकी तरफ। भारत में जो व्यवस्था थी अंग्रेज़ों ने बना रखी थी,
पुलिस व्यवस्था और साथ ही फौजी व्यवस्था, उस समय वो व्यवस्था भी बढ़ चुकी थी। दूसरा कि अंग्रेज शांतिपूर्वक यहाँ से निकलना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपने निकलने के इंतज़ाम तो पुख्ता कर रखे थे, लेकिन ये बंटवारे के समय लोगों की आवाजाही के इंतज़ाम नहीं करे, जिस वजह से भारी तबाही हुई और बहुत सारे लोगों को जीवन भर का कष्ट झेलना पड़ा, खासकर महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को। अब दूसरी समस्या ये थी कि भाई रियासतें, नवाब, 500 से ज़्यादा रियासतें थीं, कुछ उसमें से मजबूत थीं, स्ट्रांग थीं, काफ़ी पैसा था उनके पास। अब उनको भारत में शामिल करना था। ये काम दिया गया वल्लभ भाई पटेल जी को। तो तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थीं। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। तात्कालिक समस्या थी ये, क्योंकि भाई नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। मान लीजिए आपने एक पौधा लगाया और पौधे को आपको आगे देखना है, संभालना है, तो उसको सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो पौधे की सुरक्षा के लिए आसपास के जीव जंतु और इंसान सभी से उसे बचाना होगा। तो ऐसी स्थिति भारत की थी। भारत में वर्तमान में बड़ी समस्या थी। अगर इनका समाधान ना किया होता तो भारत बनने से पहले ही छिन्न भिन्न हो जाता। और अंग्रेज़ों को ऐसी आशंका ही थी कि भारत लंबे समय तक एक नहीं रह सकता। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। राजनीतिक व्यवस्था कि भारत में ये यानी कि ये भारत है कैसे चलेगा, इस व्यवस्था को भी स्थापित करना था। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वही है भाई संविधान। संविधान की रचना, ऐसा संविधान जिस पर सभी राजी हों। तो 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी। देखिए ये लाइन जो है भारत में हमेशा से रही है आबादी वाली। आज भी आबादी काफ़ी बड़ी बताई जाती है, जब भी आबादी काफ़ी बड़ी बताई गई है। कितनी आबादी थी? 34.5 करोड़। 1947 में आबादी थी 34.5 करोड़। अमेरिका की आबादी जो है वो 30 से 32 करोड़ के आसपास है आज। और जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में ये आबादी है। कहने का मतलब देखो, किताब में जो लिखा है भाई और लोग मान भी रहे हैं तो बात ठीक है, लेकिन नज़रिया हमारा जैसा हमें बताया गया, अंग्रेज़ों द्वारा सिखाया गया, आबादी बहुत ज़्यादा है। हर किसी भी समस्या के लिए आबादी बहुत ज़्यादा है। जब हम 34.5 करोड़ थे जब भी आबादी बहुत ज़्यादा थी। आज हम 140 के ऊपर जा रहे हैं, अब भी आबादी बहुत ज़्यादा है। सोचने वाली बात है कि हमारे पास 34.5 करोड़ दिमाग जब भी थे और आज 140 करोड़ दिमाग हैं। तो मानव अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है, उसका सही इस्तेमाल हो तो ये आबादी ज़्यादा या समस्या ना होकर समाधान और अच्छी बात है। चलिए चैप्टर को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए, यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी, इम्पोर्टेंट है। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय यानी कि हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है, अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भी भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था?
कहने का मतलब ये है कि अनेकता में एकता कैसे स्थापित की जाए। वैसे तो हम एक ही थे, पहले भी एक थे, अंग्रेजों के आने से पहले भी एक थे। हमारी जो सांस्कृतिक कल्चर है या जो भी अलग अलग भाषाएं या वेशभूषाएं कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं रही हैं, बल्कि हमारी मजबूती रही हैं। अगर देखो मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, पूरे देश का अगर भ्रमण किया जाता उस समय, तो जितने भी घरों की बनावटें थी सब एक जैसी मिलती। घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान भी एक जैसे मिलते, कृषि के औजार भी एक जैसे ही मिलते, हमारे त्योहार भी एक जैसे मिलते, खान पान भी एक जैसा ही मिलता। वो सब भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड था, आज भी डिपेंड है। एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी, डेवलपमेंट। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी। गांधी जी ने तो गांव का देश कहा ही है, आज भी 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। हमारा देश जो है मानसूनी वाला है, मानसूनी जलवायु का है, और हमारी कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। यही स्थितियां अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी, यानी कि काम धंधों की, उद्योगों की, रोजगार की। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। अब देखिए ये लाइन तो यहाँ लिख दी है, लेकिन इसे आज की परिस्थिति में समझाना बड़ा मुश्किल है। नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगर, क्योंकि होता ये था कि जब फसल खेतों में तैयार हुई उस समय मुद्रा का चलन तो रहा है काफी लंबे समय से, लेकिन होता ये था जब फसल तैयार हो जाती थी तो यही नाई, बढ़ई, बुनकर, कुम्हार और अन्य कारीगर जो थे वो उनका हिस्सा फसल में बंधा होता था। हर खेत में उनका हिस्सा होता था, फसल तैयार होने पर थोड़ा हिस्सा उन्हें प्राप्त होता था, जिससे फिर उनके कई महीने या साल भर का जीवन यापन चलता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चुंगल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलाना था, यानी कि इस पूरे देश को बांधना था, एक करना था और साथ में डेवलपमेंट करना था। ये हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां और थी। पहली चुनौती तो भाई शरणार्थियों की आई। अब शरणार्थियों की है, रियासतों की है कि उन्हें भारत में शामिल करना है, साथ में एकता बनाए रखनी है और विकास, एकता और विकास को लेकर चलना है। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। जितनी लाइनें यहाँ किताब में लिखी हैं एकदम सत्य है, सच्चाई है, ऐतिहासिक है। गंभीर समस्या थी उस समय। भारत के दो हिस्से तो आग में जल भी रहे थे। जब देश आज़ाद हुआ, हम सभी जानते हैं कि गांधी जी उस समय बंगाल में थे दंगों को शांत करने के लिए। यहाँ दिल्ली और पंजाब ये भी सुलग ही रहे थे, उत्तर प्रदेश भी सुलग ही रहा था, बिहार भी सुलग ही रहा था। ऐसे में एक ऐसी व्यवस्था जो सभी को एक सूत्र में पिरो सके, तो सोचिए कैसी स्थिति थी। सेना और पुलिस प्रशासन, सरकारी तंत्र, इनकी तो अहम भूमिका थी ही थी। हमारे राजनेताओं की भी अहम भूमिका थी, क्योंकि इतनी बड़ी उनके सामने चुनौती थी। जनता का पेट भरना है, उन्हें रास्ता दिखाना है, रोजगार देना है। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपने देखा कि एक नया और अखंडित एक राष्ट्र बनाने की चुनौती थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम था नए संविधान की रचना करना।
जिसके लिए संघर्ष होता आ रहा था कि भाई हमारे फैसले, भारतीयों के फैसले अंग्रेजों द्वारा लिए जा रहे थे, अब हम अपने फैसले खुद लेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है संविधान की रचना करना, मूलभूत नियमों को बनाना जिस पर हमारा देश चलेगा, जिसे ये जो अखंडित राष्ट्र बनना है ना, ऊंची जाति नीची जाति कई धर्म, इस संविधान को सबको मानना होगा। तो संविधान की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल साइंस में ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। दिसंबर 1946 को ध्यान रखेंगे और नवंबर 1949 को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है, वनडे एग्जाम में तो डेट भी इंपॉर्टेंट रखती है, भाई कितने दिन में संविधान बना, किस तारीख को पहली बैठक हुई, संविधान कब लागू हुआ। तो नवंबर हमारी उद्देशिका में जो 26 नवंबर की डेट है वो लिखी हुई है। अभी हम उद्देशिका भी पढ़ेंगे और सबको उद्देशिका तो सबको याद करनी चाहिए। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। ये स्टेटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लाइनें स्टेटमेंट में आ सकती हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया, एक स्टेटमेंट। दूसरी हो सकती है संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे, दोनों ही सही हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों, कैसे, यहाँ कोई प्रश्न बनता नहीं सीटेट के लिए, अन्य परीक्षाओं में तो ये सब आते जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता आ रही है संविधान की। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क यूनिवर्सल फ्रेंचाइज या एडल्ट फ्रेंचाइज दी गई थी। यूनिवर्सल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता, बल्कि पूरी दुनिया में इसका कोई मिसाल नहीं है। पूरी दुनिया में मताधिकार के लिए संघर्ष होते रहे, लंबे समय तक संघर्ष होते रहे और वहाँ लोगों को मताधिकार मिले, लेकिन धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में। यूरोप, अमेरिका हमसे बहुत आगे, लेकिन वहाँ भी महिलाओं को आसानी से मताधिकार नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ सार्वभौमिक यानी कि सभी, इसमें पुरुष, महिला, शिक्षित, अशिक्षित सभी शामिल हैं। और वयस्क की जो सीमा थी उस समय थी 21 आयु का कोई भी भारतीय जो भारतीय नागरिक है उसे मत डालने का अधिकार प्रदान किया गया। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। वहां सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, जो टैक्स दे सकते थे, जिनके पास पैसा था, जो टैक्स चुकाने में सक्षम थे, उन्हें वोट देने का अधिकार था। और गरीब और महिलाओं को तो बिल्कुल ही नहीं था। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला और महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष
के बाद महिलाओं ने इसके लिए संघर्ष किया, संगठन बनाए, पत्र पत्रिकाओं में लिखा और जब जाकर उन्हें वहां वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन भारत में इसके विपरीत, भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वह अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़। जिस दिन वोट डलता है उस दिन हम सभी लाइन में जाकर खड़े होते हैं, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी अमीर हो, गरीब हो, अशिक्षित हो, तो देखिए समानता नज़र आती है, वहाँ पर समानता नज़र आती है। ये बच्चों को पढ़ाया भी जाता है 6, 7, 8 इन तीनों क्लास में, लेकिन इसमें थोड़ा सा आलोचनात्मक चिंतन भी किया जाता है कि ये समानता कहाँ तक है, क्या आर्थिक रूप से समानता है अभी भी हमारे देश में। इसके लिए संघर्ष किया जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि आर्थिक समानता भी आएगी। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो पहली विशेषता, और यहाँ समानता, कानून की नज़र में सभी समान है, समानता हमारे संविधान की ये विशेषता। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो। ये लाइन स्टेटमेंट में हो सकती है। देखो, जब देश आज़ाद हो रहा था, लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा था, तो सभी वर्ग अपने अपने हितों को लेकर लड़ रहे थे। किसान, मजदूर, जमींदार, रियासतों के नवाब, राजा, उधर उद्योगपति, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थीं कि वो अपनी सुरक्षा करना चाहते थे। उसमें एक ही ऐसा व्यक्ति था, गांधी जी, जो सबको लेकर चलना चाहते थे। और साथ में ही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ऐसी दृष्टि की जो वर्ग जिन्हें हजारों वर्षों से जो है दोयम दर्जे का समझा गया, उन्हें बराबरी का दर्जा प्रदान करा जाए, इस संविधान में उन्होंने ऐसी रचना की। आइए देखते हैं। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये एक स्टेटमेंट आ सकता है कि ये किसने कहा है कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता? जवाहरलाल नेहरू ने, और ना ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाई की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। अब देखिए, एक सूत्र में अखंडित राष्ट्र बनाना है, इसीलिए ऐसे प्रावधान किए गए कि कोई भी वर्ग अपने आप को बेगाना ना समझे, हाशिए पे ना समझे, अलग ना समझे। संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया। नेक्स्ट है संविधान की तीसरी विशेषता, थर्ड, यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया था। अनुच्छेद 17। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए
आरक्षित किया जाए, रिजर्व किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खाड़ेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। अगर आपके पास बुक है, यहाँ थोड़ा सा धुंधला लिखा हुआ है, जे खाड़ेकर, H.J. खाड़ेकर जी हैं, जिन्होंने कहा है हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। हरिजन शब्द गांधी जी ने इस्तेमाल किया था दलितों के लिए। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खाड़ेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब ना केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और ना ही हम लोग आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लाइनें लिखी हैं। आज भी रिजर्वेशन को लेकर विवाद का विषय बना होता है, लेकिन आज की पीढ़ी, वो जो सदियों की जो अवहेलना है, जिन लोगों ने सही है, उसको इतनी आसानी से नहीं समझ पाती। इसी वजह से जो रिजर्वेशन का विषय है, ये विवादित विषय बन जाता है। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, ताकि उनका प्रतिनिधि वहां पर हो। भाई, बड़ी संख्या में हमारे देश में आदिवासी और जनजाति लोग निवास करते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व वहां पर सुनिश्चित करने के लिए रिजर्वेशन रखा गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान में जो प्रावधान किया गया ताकि उनकी स्थिति में सुधार आए और उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो। लेकिन देखिए, देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, ये विषय आज भी उतने ही सुलग रहे हैं। और इस सुलगने में एक सबसे अहम चीज़ ये है कि सोशल साइंस और एजुकेशन हर तबके तक सही रूप में नहीं पहुंची है, और हर तबके तक पहुंचे तो वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को प्रमुखता से रख पाएँ। तो कई बार लोग अपनी बातों को नहीं रख पाते तो उन्हें दबा दिया जाता है। आज भी ऐसा देखने को मिलता है। मैं किसी विवादित बात में नहीं जाना चाहता, अपने विषय पर ही आना चाहता हूँ। आइए, संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। अब देखिए, यहाँ संविधान में एक तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई, धर्मों को अपनापन लगे धार्मिक व्यक्तियों को, यानी कि अल्पसंख्यक भारत को अपना समझे, उनकी बात की गई। फिर सदियों से वंचित वर्ग, जिन्हें अछूत कहा जाता था, उनकी सुरक्षा की बात की गई। अब बात आ रही है कि भाई, भारत में जो राज्य हैं उन्हें कितना स्वतंत्र रहना है, कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, कितनी शक्तियां प्राप्त हों, इस पर चर्चा की गई। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने
चाहिए। भाई अगर केंद्र कमज़ोर हो जाएगा तो ये देश बिखर जाएगा, केंद्र मजबूत होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि अगर देश के अंदर कभी स्थिति बिगड़े तो वहाँ केंद्र उसे संभाल ले। जैसे एक माता पिता के 4 बेटे हैं और 4 बेटों में अगर 2 में लड़ाई हो जाए तो पिता वहाँ आकर उन दोनों को अलग करे और समझा बुझा सके और उस परिवार को बांधे रखे। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि राज्य अपने क्षेत्र के विकास के लिए अहम फैसले खुद से ले सकें। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसीलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। आज भी ये प्रश्न है कि भाई अभी देखिए हाल ही में विषय उठता है अरावली का, अरावली पर खनन को लेकर। यहाँ काफ़ी ज़ोर शोर से मीडिया, शहर के लोग, आसपास के लोग शोर शराबा होता है। वहीं जो खनन है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जारी है, जिसके लिए इतनी प्रमुखता से दिल्ली में चर्चा नहीं होती। ठीक ये लाइन उसी बात को यहाँ पर रखती है कि लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसीलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक ऊपर बॉक्स भी है सोर्स, जिसमें लिखा हुआ है सोर्स, स्रोत। और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में सोर्स बहुत ही अहम रखता है, मायने रखता है। इतिहास पढ़ने में सोर्स का टेस्ट होना चाहिए और वो वैल्यू मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसकी वैलिडिटी पे ध्यान देना चाहिए। और सोर्स भी 2 तरह के होते हैं, प्राथमिक सोर्स और द्वितीयक सोर्स। तो एक सोर्स यहाँ लिखा हुआ है, हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देने चाहिए। मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में नेहरू जी ने कहा था, हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहे तो भी कहीं नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना उकसावा हो और वहाँ के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हों, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य ढंग से व्यवहार करना है। हमें इस समुदाय को भी वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे जो किसी लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को मिलते हैं। जो कंडीशन जब बनी हुई थी आज भी बनी हुई है और भारत के दोनों तरफ से बनी हुई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। ये जो चर्चा चल रही है कि केंद्र कितना शक्तिशाली हो या राज्य के पास कितनी स्वायत्तता, आज़ादी हो, उस पर चल रही है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। ये संसद में लंबी बहस चली। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है 3 सूचियां। 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको आप अच्छे से समझ लें तो बड़े बड़े एग्जामों में भी आती हैं 3 सूचियां। तीन सूचियां हैं, 1, 2 और 3। पहली है केंद्रीय सूची, दूसरी है राज्य सूची और थर्ड है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, केंद्रीय, राज्य, समवर्ती। तो इनमें विषयों को बांटा गया। जो विषय केंद्र सूची में लिस्ट में रखे गए, सूची से मतलब लिस्ट में, तो उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो विषय रखे गए उनमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में जो विषय आए उनमें केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें
नियम बना सकती हैं, लेकिन अगर दोनों में टकराव हो तो ऐसे में केंद्र सरकार का नियम मान्य होगा। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। टैक्स, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी, ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। ध्यान रखेंगे, टैक्स, कराधान, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी। राज्य सूची में शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ जैसे विषय लिए गए, जिसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। अभी ध्यान रखेंगे, यहाँ जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो चीज लिखी है उसको ऐसे ही समझें। शिक्षा बाद में किस सूची का विषय है उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है कि वो राज्य सूची में रखा गया इस समय। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि, वन एवं कृषि आदि जैसे विषयों को रखा गया, जिसके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे, बुक अगर आपके पास है तो बुक में से आप नोट्स बना लें या तो याद रख लें। केंद्र में रखे गए कराधान, रक्षा, विदेश, राज्य में रखे गए शिक्षा और स्वास्थ्य, और समवर्ती में रखे गए वन और कृषि, जिस पर दोनों संयुक्त रूप से नियम बना सकते हैं। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। भाषा, लैंग्वेज भी बहुत एक इम्पोर्टेंट विषय है और आज भी है। आज भी दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भाषा का विषय छोटा नहीं है। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहां के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। अभी देखिए, राष्ट्र बन ही रहा है और अलग होने की बातें हो रही हैं, कैसे कैसे विषयों पे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और यहाँ भाषा के आधार पर। कितना मुश्किल समय था, और ये भाषा आज भी एक अहम रोल अदा करती है। हालांकि कोई विवाद का विषय नहीं है, किसी भी भाषा से किसी को कोई दुर्भावना नहीं है। सारी ही भाषाएं उतनी ही प्यारी हैं जितनी हम बोलते हैं। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया और संविधान निर्माता ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। हिंदी राजभाषा, स्पष्ट रूप से यहाँ राष्ट्रभाषा नहीं, नेशनल, नॉट ए नेशनल लैंग्वेज, राजभाषा। राजभाषा ध्यान रखेंगे, हिंदी को राजभाषा माना गया, राष्ट्रभाषा नहीं। और साथ ही कार्यकारी भाषा हो गई हमारी इंग्लिश, कार्यकारी भाषा हो गई इंग्लिश। अब एक चित्र और है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस चित्र में है, और चित्र नंबर 3, 1891 से 1856 को प्यार से लोग बाबा साहेब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अंबेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ये विशेषताएं हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखेंगे, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान तैयार करने का काम था, उस समिति के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था।
संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हिस्ट्री को जो पढ़ते हैं उसमें क्या चीजें पढ़ते हैं? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र भी जरूरी है। राजनीतिक लोकतंत्र, भाई वोट देने का अधिकार और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। आर्थिक लोकतंत्र, सभी को सभी तरह के व्यवसाय करने का अधिकार। सामाजिक लोकतंत्र, यहाँ पर समानता और स्वतंत्रता से तात्पर्य है। अगर एक चीज मिलती है बाकी चीज नहीं मिलती है तो इसका कोई मतलब नहीं है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा, यानी कि आर्थिक समानता या आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। आज भी आप देख रहे हैं कि गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। इसको दूर करना बहुत आवश्यक है और सरकार इस पर कार्यरत भी है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर आती है। शिक्षा और एजुकेशनल स्किल के माध्यम से लोगों को सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अमीर और गरीब के बीच काफी फर्क है। भारत की बड़ी संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सिकुड़ कर रह गई है। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। नए संविधान के साथ अंतर विरोध, एक दूसरे से विरोध है काफी विषयों पर। राजनीति में हमारे पास समानता होगी। सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। यहाँ समानता नहीं है, यहाँ समानता है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ कैसे है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वोट डालने का अधिकार तो दिया जा रहा है अमीर गरीब स्त्री पुरुष मजदूर सभी को, किसानों को, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ आर्थिक रूप से सभी लोग सक्षम नहीं है कि हर तरह का कार्य कर पाएं। रोजगार के अवसर उनके नहीं हैं। एक तरीके से मजदूर वर्ग अधिक है। सामाजिक स्थिति भी इतनी बेहतर नहीं है। समानता, भाई जमीनें लोगों के पास कम है, बहुत ही कम जमीन में बहुत ज्यादा लोग सिकड़े हुए हैं, तो उनका सामाजिक आधार भी कमजोर है। तो इसी बात की ओर उनका इशारा है। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, यानी कि मैं वोट दूं या राष्ट्रपति जी वोट दें, दोनों का मूल्य एक ही होगा। ऐसा नहीं कि उनका मूल्य अधिक हो जाएगा या टाटा या अंबानी वोट डालने आएंगे तो उनका वोट जो है मेरे वोट से ज्यादा बड़ा होगा, नहीं, दोनों का वोट एक समान होगा। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। दोबारा समझें इस बात को। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना, सामाजिक और आर्थिक संरचना, छोटे से घर में रह रहे हैं, छोटी सी जगह है, हमारे पास संसाधन नहीं है, भाई एक व्यक्ति के विकास के लिए अच्छा वातावरण, अच्छा भोजन, अच्छा मकान और समाज में अच्छा एहसास, जैसे कहते हैं गरिमामय जीवन, लोग उतना ही आदर, जितना आदर चाहते हैं दूसरे के साथ भी उतना आदर करें, ऐसा देखने को नहीं मिलता। फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करेंगे। सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत, यानी कि
ना तो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बराबर नहीं है, बड़ा अंतर है। ये लाइन स्पष्ट रूप से ये कहती है। तो इसे समझने का प्रयास हमने किया। अब पार्ट 2 में बात करेंगे।